ये दोस्तों घटना चक्र का बीपीएससी का क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सब दोस्तों जितनी सारी क्वेश्चन है ये सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गैस। गैस जो है ये तत्व नहीं है, ठीक है। गैस गैस है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक जो है मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटालॉइड्स है, ठीक है। चलिए मेटालॉइड्स में विभाजित किया गया है हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद है सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी सक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया। ये सब जो है गैस ये अधातु की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके जो फादर है वो हम लोग किनको बोलते हैं, ठीक है। लेबोजियर, ठीक है। लेबोजियर को बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर, ठीक है। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन कर ले क्या, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितना है? 38 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 38 है, ठीक है। एक मिनट दोस्त, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसको एक्सप्लेन कर ले क्या, चलिए देखते हैं, कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है? उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। मान लीजिए जो प्रोटॉन की संख्या 18 हो गया और न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे तो 38 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना होता है? चलिए इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग मतलब जोड़, यहाँ ऊपर है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जोड़ होता है, वो द्रव्यमान के नाभिक की संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है, कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? कितना होगा? 148, ठीक है। इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 148 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होगा देखिए, द्रव्यमान का संख्या हो गया 242 हो गया, उसके बाद परमाणु क्रमांक हो गया इसका 94 हो गया, प्रोटॉन की संख्या का ये, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या का परमाणु क्रमांक हो गया 94, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या हो गया? 244 माइनस 94, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 148 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की संख्या में जो है समस्थानिक तत्वों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए।
चलिए कर लेते हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या का परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या का जो परमाणु भार ये अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फैराडे सिद्धांक जो है सिद्धांक फैराडे तो एक हमारे चलिए हम लोग के इनके बाद देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, फैराडे का जो यहाँ पे फैराडे जो सिद्धांत दिए थे वो है स्थिरांक यहाँ पे है। ठीक है, तो वो कौन सा दिए थे? समभौमिकी स्थिरांक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा, 7 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए। फैराडे स्थिरांक का सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह देखिए कितना जूल हो जाएगा, 96485 जूल मोल होता है, इसका इतना जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? अब बोलिए पीएच मान जो है किसका हो जाता है 7। इसमें दे रहा है उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से सही। चलिए देखिए जैसे देख लेते हैं इसका। ठीक है, इसका दे रहा है ई हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। ठीक है, प्योर जो वाटर होता है उसको उदासीन माना जाता है, अतः जिसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच का मान विलियम अम्लीय होता है। ठीक है, एक क्षारीय हो जाएगा और एक अधिक जो होगा वो हो जाएगा 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होगा। ठीक है, अधिक जो हो जाएगा क्षारीय होगा और जो कम रहेगा वो क्या हो जाएगा विलियन होगा। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा, एक क्षारीय और एक विलियन अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, देखिए हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय और कम रहेगा तो अम्लीय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी का पीएच मान कितना होगा? पानी का पीएच मान जो हो गया यहाँ पे सिर्फ मान पूछ रहा है, कम और ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग 7 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता क्या है? चलिए H+ आयन का सांद्रता हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। पीएच में परिवर्तन हो जाएगा क्या ये इसका जो हो जाएगा पीएच में परिवर्तन ट्रायंगल पीएच इक्वल टू pH2 माइनस pH1 इक्वल टू 6 - 3। ठीक है, 6 - 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्लस आयन जो हो जाएगा हाइड्रोजन का जो है प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात हो जाएगा। प्लस आयन 2 हो जाएगा और फिर बाई प्लस आयन 1 हो जाएगा इक्वल टू 10⁻³ हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0.001 इक्वल टू 1/1000। ठीक है, अतः प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, मीन्स 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रोमीन होती है, क्या होती है ब्रोमीन? ब्रोमीन कैसा होता है? लाल द्रव्य है। ठीक है, ब्रोमीन जो है द्रव्य है और कलर कैसा होता है इसका? लाल होता है, मीन्स रेड। ठीक है, चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन मतलब वही बीआर हो गया इसका जो है
शुम्बल का परमाणु क्रमांक 35 होता है, ठीक है। अतः यह कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसके हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ब्रोमीन का जो है वर्ग कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और ये जो है हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं इसका जो है, एक तो जो है इसका सिंबल Br हो जाएगा ब्रोमीन का, और जो वर्ग जो है इसका 17 हो जाएगा, और जो इसका जो कौन से सदस्य से आता है ये हो जाएगा, इसको हैलोजन नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जाना जाता है हैलोजन नाम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है, क्या है, कौन सा गैस है जो वेल्डिंग में प्रयोग होता है। वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग लोहा का जैसे वेल्डिंग किया जाता है वैसे, ठीक है। ऑक्सीजन एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ठीक है। एक ऑक्सीजन हो जाएगा और एक एसिटिलीन हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है, मीन्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन जो हो गया, दो गैस होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन, ठीक है, जो है उसको ठीक करने का काम कहें या फिर मतलब जो है ना वो धातु को पिघलाता है और उसको ठीक करता है, मीन्स जोड़ता है, एक धातु से दूसरे धातु को जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित कौन सा दो गैस है, ये दोनों है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड कौन सा लोहा है, लोहे के पाइप है कौन सा, गैल्वेनाइज्ड, ठीक है। इसका हो जाएगा जस्ता होता है ना, जस्ता, हाँ जस्ता पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका जो हो जाएगा, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक, ठीक है, जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, मतलब उसी का नाम है। इंग्लिश में बोले तो जिंक और हिंदी में बोले तो जस्ता, ठीक है, की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्लेपन यानी गैल्वेनिसेशन कहते हैं, अथा अभिष्ट उत्तर ए है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए एक मिनट क्या आ गया ये, एक सेकेंड। चलिए हम लोग कहाँ थे, एक्चुअली स्क्रॉल हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा है, जो कपड़ा मतलब कौन सा डिटर्जेंट है जो हम लोग कपड़ा साफ करने के प्रयोग में किया जाता है, ये हो जाएगा सल्फोनेट, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, सल्फोनेट, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेते हैं। डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः इसे पदार्थ एल्कील, ठीक है, वेंजीन सल्फोनेटस, ठीक है, एल्कीन वेंजीन सल्फोनेटस होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। डिटर्जेंट जो है जैसे हम हुआ ना सर्फ जैसे हम लोग कपड़ा वो साफ करने के लिए होता है, वो कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, यानी घुल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जैसे हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। पसीना मुख्य रूप से पानी में निर्मित होती है। ठीक है, पसीना जो है पानी में निर्मित होती है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अतः अभिष्ट उत्तर ई। देखिए जैसे होगा ना, पसीना यहाँ पे क्या बोला, अम्लीय और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। जैसे देखिए पसीना जो होता है हल्का नमकीन टाइप का लगता है। जैसे मान लीजिए होठ पे पसीना आया तो बाय द वे होगा ना, कभी चला गया वो मुंह में, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ ये नमकीन है। तो वो जो है पसीना जो है नमकीन टाइप का लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं अम्लीय। यूरिया भी मौजूद रहती है पसीना में, ये सभी तत्व जो है मौजूद रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है? नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट है। ठीक है, चलिए कॉपर सल्फेट हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। नीला थोथा यानी नीला थोथा जो है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ठीक है, उसी को हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। इसका सूत्र CuSO4.5H2O, मतलब हाइड्रोजन जो हो गया 5 और H2O हो गया। ठीक है, यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होती है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य एल्कोहल की अघुलनशील है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु है? ठीक है, भारी धातु जो हो गया हैवी धातु जो हम लोग बोलते हैं वो कौन सा हो गया? यहाँ पे हो गया पोटेशियम, क्या है? प्लेटिनम है, सॉरी। ठीक है, प्लेटिनम है। ठीक है, चलिए प्लेटिनम हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लेटिनम में क्या है, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको होता है अग्र लिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। ठीक है, उपयुक्त विकल्पों में से पीटी यानी प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चांदी। ठीक है, चांदी Ag हो गया। ठीक है, Ag उसका सिंबल हो गया, इसका जो हो गया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। पारा का हो गया Hg जो है 13 क्या हो गया 54। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर, तथा सोने का 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर ये क्यूब में हो गया, घनत्व होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया वो जैसे हुआ ना, हम लोग चम्मच खरीदते हैं या फिर कोई बर्तन खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना स्टेनलेस स्टील, मतलब हो गया इसका जो है मिश्र धातु क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 2 रहे या फिर 2 से ज़्यादा भी रहे मिश्रण के सामग्री को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, लोहे मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस
स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील जो है क्या क्या मिलाया जाता है, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। ठीक है, ये सब मिला देंगे हम लोग तो क्या होगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ठीक है, प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, जंग नहीं लगता है, मतलब अगर जो स्टेनलेस स्टील पहचानने का सही तरीका, अगर उसमें लग गया जंग तो समझिए कि वो ओरिजिनल नहीं है, अदरवाइज वो ओरिजिनल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, अतः यह क्या है, चलिए ये हो गया, चलिए इसका आंसर हो गया, सॉरी इसका हो गया जिप्सम। ठीक है, एक सेकेंड, जिप्सम हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जिप्सम लवण, जिप्सम क्या है, लवण है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला जो हो गया CaSO4 हो गया 2H2O होता है। इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला किसका, लवण का। ठीक है, जिप्सम का हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, इतना होता है को 373 यानी 373 के पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, बनाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का ये फॉर्मूला, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4। ठीक है, CaSO4 H2O। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर इसी को पढ़े हैं। ठीक है, प्लास्टर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला इतना होता है, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। कैल्शियम हेमेटाइट का निर्माण जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेटेड को गर्म करने पर होता है। इसको गर्म करेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे। ठीक है, कितना के पर, 373 के पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, ये क्या कहलाता है, ये हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन एकल अबंध युक्त, ठीक है, संतृप्त वितरित श्रृंखला वाले कार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, मतलब दोनों में से कोई एक बंधन कह सकते हैं, विद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सिरके का रासायनिक नाम, सिरका जो होता है ना, सिरका, उसका होता है रासायनिक नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको हम लोग सिरका को एसिटिक अम्ल भी कहेंगे। जैसे देख लीजिए, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक फॉर्मूला नाम भी यही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिड अम्ल कहिए, एसिड कहिए, दोनों बात बराबर हुआ। ठीक है, या फिर फॉर्मूला CH3COOH होता है, जिस सिरके का IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC बोले या फिर IUPAC नाम, ये इसका हो जाएगा
देखिए, दो नाम हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो है दो जैसे जैसे रिएक्शन बनाना हो तो दो नाम हम लोग मतलब पढ़ते हैं। एक जनरल जो हो गया रासायनिक नाम, एक जनरल हो गया, और एक हो जाता है हम लोग IUPAC नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का जो है, एसिटिक एसिड का जो है रासायनिक नेम पूछ रहा है, मतलब केमिकल नेम पूछ रहा है। CuH3 COOH हो गया। एक तो ये हो गया, ये सिंपल इसका नेम हो जाएगा। और यदि इसका IUPAC में नाम पूछ रहा है तो इसके हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रकार्यात्मक समूह होता है। कौन सा समूह? प्रकार्यात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित रहता है? ठीक है, इसमें जो हो जाएगा एसिटिक एसिड। जस्ट हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका सिंपल नेम भी हो गया ये, एसिटिक नेम भी एसिटिक ही हो, मतलब हो जाएगा, एसिटिक नेम ही हो जाएगा। या फिर सिरका में जो उपस्थित रहता है एसिड, वो भी हम लोग यही बोलेंगे। तीनों का बात बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लें, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। कार जो होता है ना, कार में जो बैटरी रहता है उसमें जो यूज होता है, यूज होने वाला, बैटरी में जो यूज होने वाला एसिड है वो क्या है? सल्फ्यूरिक है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। यह बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, इसका जो काम हो गया विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना है। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल। नेक्स्ट हो गया सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकालने वाला गैस। जैसे हम लोग देखिए सोडा वाटर हो गया, जैसे स्प्राइट ही सब पीते हैं हम लोग, जैसे बोतल को डायरेक्ट खोल देते हैं। ठीक है, आराम से खोलते हैं तो खोलिए ना, डायरेक्ट इसको खोलते हैं ना तो एक गैस निकलता है। ठीक है, ऊपर के तरफ में, तो उसमें जो है कौन सा गैस रहता है? कौन सा रहता है बताइए? उसमें जो हो गया गैस, उसमें गैस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया सोडा। इसको थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं खनिज यानी मिनरल। ठीक है, दोनों एक ही हुआ, खनिज कहें या मिनरल। क्या होता है खनिज या मिनरल? क्या होता है? ये होता है अकार्बनिक ठोस। ठीक है, ये हो गया अकार्बनिक ठोस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1945 में 45 में नागासाकी। ठीक है, नागासाकी कहाँ? जापान। ठीक है, जापान में गिराए जाने वाले बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? क्या था? क्या था? प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम था। कौन सा? प्लूटोनियम। इसका हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अब कैसे था, कब हुआ, कैसे, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर लेते हैं। 9 अगस्त, ठीक है, 1945 को फैटमैन नामक, ठीक है, कौन सा बम का जो नाम था, नागासाकी में जो गिराया गया था बम, उसका नाम क्या था? फैटमैन। ठीक है, फैटमैन। और कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, कहाँ गिराया गया था? नागासाकी। नागासाकी कहाँ? मतलब जापान पर गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में
किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम यानी लिथियम बॉय, देखिए जापान में जो गिराया गया था, जापान नागासाकी में जो गिराया था, उसका नाम देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए कैसे पूछेगा, जो नागासाकी में जो गिराया था वो हो गया फैटमैन, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हो गया, जो हिरोशिमा में गिराया गया था, उस बम का क्या नाम था, लिथियम बॉय, ठीक है, विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 29, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, एक प्रकार का जो परमाणु है वो निम्न में से किस में मिलता है, प्राकृतिक तत्व, कौन सा तत्व, प्राकृतिक तत्व, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ही प्रकार का प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, कौन सी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, क्या है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। चलिए ये कब पूछा गया था पता है आप लोग को, 2015 में पूछा गया था बीपीएससी के क्वेश्चन जो प्री में पूछा गया। ये सारी जितनी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये सब प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले प्री देखते हैं, उसके बाद फिर मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, इसका पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या बोलता है ये क्वेश्चन में। जैसे देखिए, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, ये सब जो है इसमें है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, निकेल यानी बारीक चूर्ण उसका करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे देखिए इसका क्या है, प्रोसेस क्या है, जैसे देखिए वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका जो हो गया 150 से 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये निकेल पे हो गया, वनस्पति घी बन गया, ठीक है। 1 मिनट,
चलिए वो थोड़ा स्क्रॉल हो गया था। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट हो गया पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको तो हम लोग देख लिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्या हो गया, साबुन ग्रीज को हटाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा पायशीकरण द्वारा। कैसे हटाती है? पायशीकरण द्वारा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पायशीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के जैसे हो गए, देखिए साबुन सोडियम तथा पोटेशियम की वसीय लवण। ठीक है, वसा जो होता है ना, वसीय लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। एक होता है, देखिए लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा, जिसका जैसे हो जाएगा इसका C17H हो जाएगा 35, जो कि वसा में घुलनशील है, तथा सेकंड नंबर हो जाएगा जल में विलीय ध्रुवीय भाग। ठीक है, -COO -Na पे जो हो जाएगा प्लस आयन रसम हो जाएगा। ठीक है, पायशीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह C17H35 तेल या ग्रीज, ठीक है, की घोल लेता है, तथा ध्रुवीय समूह COO Na+ आयन जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, एस्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। ठीक है, जैसे इसका पे देख लीजिए, इसका यहाँ पे जो हो जाएगा इसका, चलिए इसका हो जाएगा, स्पेक्ट्रम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा ऐसे 3 पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फेयन का हो जाएगा प्रशीतक। ठीक है, इसका हो जाएगा, ठीक है, चलिए उसके बाद है नियोप्रीन संश्लेषित रबड़। नियोप्रीन का हो जाएगा यहाँ पे 1 पे। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है, बेनाड्रिल का हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा C2SO4। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होता है।
वातावरणीय प्रदूषण, ठीक है, औद्योगिक निश्रितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रस एसिड नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा, ठीक है, एसिटिक रेन बोलते हैं या अम्लीय एसिटिक रेन भी कह सकते हैं, या अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक लगभग कितना होता है, 70% होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट हो गया, अम्ल वर्षा होती है, क्या होता है, एसिटिक एसिड जो होता है कैसा होता है। चलिए इसको तो अब आप लोग बताइएगा, जो कि आपके लिए मैंने छोड़ दिया कमेंट में, इसका आंसर आप लोग को करके देना है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग को कैसा लगे या बताएं मैं, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट ये तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब इसको आप लोग वो आंसर को कमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 52। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ जो होता है क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैसा होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कैसे होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव्य रूप में बदले, उसके बाद ये क्या होगा, बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फा कहते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ऊपर, देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है। अगर हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन चाहे जितनी बार भी पूछे, अगर एक बार ध्यान से पढ़ ले, जितनी बार पूछे हम इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछ दिया है, ये पूछा है 2001 में भी पूछा है, इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, 2000 में भी पूछा है, 2001 में भी पूछा है, फिर देखिए इधर 97 में भी पूछा और 98 में भी पूछ लिया, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया, देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शुष्क बर्फ क्या है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछ दिया है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाती है, यानी मिल्की टाइप का हो जाता है। चूना का जो पानी है मिल्की टाइप का हो जाता है, वो कैसे होता है, CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको, चूने का पानी कैसे होता है। देखिए चूने का पानी, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको CO2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जैसे हो गया CaOH, ठीक है, 2 प्लस CO2, ठीक है। उसके बाद उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या है,
क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख घटक चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन तथा सिलिका। ठीक है, लाइमस्टोन तथा सिलिका मिट्टी यानी SiO2 चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CaSO2, ठीक है, CaSO4, उसके बाद हो जाएगा 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कुछ देखिए, इसी क्वेश्चन को दो कितने बार रिपीट कर दिया है ना, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। कार में ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन जो है किसमें नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जैसे हीरा में भी कार्बन नहीं होता, कोयला में भी नहीं होता, ग्रेफाइट में भी नहीं होता है। जैसे देखिए, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप है। ठीक है, ये तीनों कार्बन का अपरूप है, मतलब कार्बन नहीं होता है इन तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सा है। क्या होता है सबसे हार्ड? हीरा होता है। अगर तीनों का हम लोग देखा जाए, तीन नहीं चार, हीरा है, क्वार्ट्ज है, उसके बाद ग्लास है और होता है प्लेटिनम है। तो तीनों में से, चारों में से क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा हार्ड? हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कि हीरा क्या है? नेचुरल पदार्थ है। ठीक है, हीरा है नेचुरल। ठीक है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है, जिसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर से में छिद्र करने वाला आमतौर को बनाने में किया जाता है। 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण प्रयोग होता है। ठीक है, खाने में जो है कौन सा होता है? सोडियम बेंजोनेट। ठीक है, सोडियम बेंजोनेट। ठीक है, सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद धातु मिश्रण क्या होता है? सी हो जाएगा। ठीक है, पारद युक्त मिश्रण धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्रण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस प्रमुखतः कौन सा है? खाना बनाने में जो गैस में क्या रहता है? मीथेन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, जैसे देखिए, खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। मीथेन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? गोबर, कूड़ा, कचरा इत्यादि से हम लोग प्राप्त करते हैं मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्न धातुओं में से कौन से सामान्य ताप पर द्रव्य है। नेक्स्ट हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। पारा सामान्य ताप पर द्रव्य होता है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 64। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, सब्लिमेशन। क्या होता है? उदर्व पातन, सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे देखिए इसको, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था, जैसे देखिए ये जो है गैसीय अवस्था में रूपांतरित होता है, फिर ठंडा होने के बाद गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में हो जाएगा, और फिर ठंडा होने के बाद वो जो उसका अपना है प्राकृतिक जो है प्रारंभिक ठोस अवस्था में अपने आप पुनः नेचुरल, मतलब ये ऑटोमेटिक जो इसका अपना अवस्था है वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होने पे ऐसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। क्या है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, चलिए पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू तो हम लोग पर डे अपने यूज में लाते हैं, लेकिन वो खट्टा क्यों होता है? जैसे देखिए साइट्रिक एसिड के कारण वो खट्टा कैसे हो जाता है? साइट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 67। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? वाहन से जो गैस निकलता है, ठीक है, वो कौन सा गैस होता है? जिस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग को कमेंट में करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या? कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है इसलिए कि बर्तन जो हो कठोर हो, मतलब मजबूत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, ठीक है, इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोर बनने के साथ उसकी भूगुरता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किससे किया गया था? पिंच ब्लेड से। किससे? पिंच ब्लेड से। ठीक है, चलिए पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का
अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। चलिए इसका आंसर हो गया क्यों? पराबैंगनी किरण के कारण। ठीक है, पराबैंगनी किरण के कारण। ठीक है, चलिए अब क्या होता है? तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। जैसे देखिए, तालाब जो हुआ, समुद्र, बड़ा बड़ा जो समुद्र होता है, उसका जल जो है वो तो ऐसे ही खड़ा होता है। ठीक है, उसमें जो है क्लोरीन का जो है लेवल, मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण शरीर जल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? पानी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और जो है जिसका आंसर आप ही लोगों को देना है। कुछ क्वेश्चन जो है जिसका आंसर कमेंट में करके आप लोग को ही बताना है। सोने को घोला जा सकता है, कैसे घोला जाएगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक, ये क्यों अभिक्रिया मतलब नहीं रखा जाता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, यह अभिक्रिया जो है करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच में नहीं रखा जाता। ठीक है, ग्लास में जो होता है, कांच का जो होता है शीशा, उसमें नहीं रखता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट की जाती है। विस्फोट हो जाता है अगर उसमें हम रखेंगे बोतल में, तो बोतल जो है ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं रखते। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, वह धातु क्या है? तांबा है। ठीक है, वह धातु तांबा है। ठीक है, कैसे थोड़ा देख लेते हैं इसको। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिमाण है, जिसे पटीना यानी पटीना कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विस्फोटक नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो ग्लिसरीन है। क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। अब कैसे है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक की तरह इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घरेलू एलपीजी। ठीक है, घरेलू जो हम लोग गैस जो यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडरों के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्यों ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते। ठीक है,
ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है, जिसमें दाब माप लगाने से दाब मापन के चूक हो जाते हैं, हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किससे? हेमेटाइट से। चलिए हेमेटाइट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। हेमेटाइट अयस्क लोहे की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जल से अधिक विलय होता है। ठीक है, चलिए कैसा होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण एक पीत धावल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जल वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक एसिड अथवा तनु क्लोरिक एसिड के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ, जैसे देखिए CaOCl2 प्लस CO2। ठीक है, इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस Cl2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही है इसका रिएक्शन जो कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनाता है। पीतल का घनत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे होगा यहाँ? जैसे देखिए 3 × पीतल का 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा। ठीक है, बराबर 71,000 प्लस 2 गुने, ठीक है, 8,900 बराबर 24,900। ठीक है, ठीक है, 1 भाग पीतल का जो हो जाएगा 24,900 बटे 3 बराबर 83,000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव से शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कैसे होगा? जैसे देखिए जस्ते में बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाते हैं, जिससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, कैसे है? कोई ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। अब देखिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटन तत्व तो इस प्रकार है। जैसे देखिए आयरन कितना हो जाएगा? 89.4%। ठीक है, क्रोमियम होगा 10.0%। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा 0.35%। ठीक है, कार्बन हो जाएगा 0.25%। ठीक है, इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता। ठीक है,
इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। जबकि अल्प मात्रा में निकेल जो मिलाया जाता है, लेकिन कितना, बहुत कम, 0.8%, ठीक है, इतना ही मिलाया जाता है, 0.8% मिलाया जाता है, एकदम कम लेवल में, कम मात्रा में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, कैसे, लोहे और क्रोमियम का, किसका है, लोहा और क्रोमियम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किसमें होगा, बीटा किरण में, ठीक है, बीटा किरण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से तीन निकलता है, 3 पदार्थ निकलता है, वो कौन, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन। देखिए अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा जो होता है निगेटिव होता है, और गामा जो है उदासीन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2882, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 अक्रिय गैस यानी नियोन है। 287 हेलोजन क्लोरीन है। 288 अम्ल अक्रिय गैस यानी आर्गन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम या अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना यह मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, क्या हो गया, 8 होगा, 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कैसे होगा अब यहाँ पे 4, देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है। 2 प्लस 2 दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए अष्टफलकीय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे हो जाएगा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, एक फ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है, ठीक है। कैसा होगा, अष्टफलकीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक तत्व X की वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिका कौन सा सूत्र होगा, ठीक है, XH4, ठीक है, क्या होगा, XHO4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे होगा अब यहाँ पे, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
जिस तत्व के वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाए गए इलेक्ट्रॉनों के वातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्थायिक प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रक्रिया करेंगे, जैसे हो जाएगा XHO4 का निर्माण होगा। क्या होगा? XHO4 का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बेंजीन में सिग्मा और पाई, ठीक है, बंध की संख्या, पाई बंध की संख्या होती है, क्या होगा? 12 और 3। कौन कितना होगा संख्या? 12 और 3। कैसे होगा? चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है, जिसमें 6 कार्बन, 6 परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और दो से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं की संबंध रहता है। कार्बन तथा चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थिति माना गया है। इसमें बाहर सिग्मा एवं पाई 3 पाई बंध होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारी पानी वह पानी होता है, कैसा होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होते हैं। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा D2O होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किसी परमाणु या फिर नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या? प्रोटॉन की संख्या वही है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगा। प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं, मतलब डिफरेंट। ठीक है, परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दूध उदाहरण है एक, क्या किसका उदाहरण है? दूध। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोलाइड, विलय का और इमल्सन का उदाहरण है दूध। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे होता है, जैसे देखिए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होती है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार है, जैसे एरोसोल, ठीक है, एरोसोल गैस, मध्य से द्रव्य का मिश्रण, इमल्सन, द्रव्य माध्यम में द्रव्य का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव्य का मिश्रण आदि दूध, फिश, क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रकार का विलयन बी और सी, मतलब बी और सी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कोलाइड विलयन का इमल्सन। ठीक है, दोनों सही हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एल्कोहलिक खमीर। ठीक है, उसके होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है? फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ठीक है,
अब कैसे होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जटिल कार्बन पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित यानी किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट यानी फर्मेंटेशन, ठीक है, ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं उसकी उपस्थिति, ठीक है, ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहलीय पेय पदार्थों का निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार में मोलेसेस, ठीक है, शरीर अथवा गणों का फलों से प्राप्त शर्करा अथवा भिन्न प्रकार से अन्नों की प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों का सूत्र है, क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है, ये किसका है, फ्रुक्टोज का है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे शर्करा का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा शर्करा का हो जाएगा C12H22O11। शर्करा मतलब यहाँ हो जाएगा चीनी हो गया, शुगर का ये हो गया, ठीक है। अब प्लस H2O, ठीक है, इन्वर्टेज की उपस्थिति में होगा, यहाँ पे होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, दोनों का हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेस की उपस्थिति में एथेनॉल, अल्कोहल, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेज तथा जाइमेस दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ फ्रुक्टोज तथा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, ठीक है। जाइमेज की उपस्थिति में क्या होगा, इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 94, ठीक है। ग्लूकोज को एथेनॉल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है, जाइमेज, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, शर्करा के किण्वन से क्या बनता है। शर्करा जो है मतलब चीनी के किण्वन से क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चीनी के किण्वन से बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक सेकेंड, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया है, C6H12O6, ठीक है। चलिए हो गया। यूरिया में उपस्थित, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें क्या क्या, यूरिया में हो जाएगा कार्बन यौगिक जिसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा CONH2 फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। होता है यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिक के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है, शोधक अभिक्रिया है, अभिकर्ता है, शोधक अभिकर्ता है, ठीक है। चलिए कैसे होता है, यहाँ पे सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का प्रयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक
श्रेणी में ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने में क्या होगा? वनस्पति तेल, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड हीलियम के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पीतल में कौन सी धातु है? तांबा और जास्ता, ठीक है। पीतल में दो धातु होता है, कौन सा? तांबा और जास्ता। जैसे देखिए, पीतल में तांबा मतलब कॉपर और जास्ता में जिंक, ठीक है। एक ही हुआ बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के समान गुणधर्म क्या है? क्या है इसका गुणधर्म? बेसिक और एसिडिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट बी, ओनली ए, ठीक है। ओके चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरे चौथे समूह में ऑक्साइड का समान गुण धर्म बेसिक और एसिडिक है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है उत्सर्जित? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा और गामा हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ाई किया था इसके बारे में, मैंने बताया था ना, 3 रेडियो एक्टिव वो पदार्थ होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये तीनों उत्सर्जित करते हैं पदार्थ को, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन, ठीक है, उदासीन होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या है? वह नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, ठीक है। कैसे है, क्या है? देखिए, वायु कई गैसों का मिश्रण है जिसमें N2 क्या हो जाएगा, कितना होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा 78.09% हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 20.95%, उसके बाद ऑर्गन हो जाएगा 0.93% हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03%, हो जाएगा, ठीक है। तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन पाई जाती है, ठीक है। चलिए, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। कौन सा रसायन है? एलिथ्रीन है। क्या है? एलिथ्रीन, ठीक है। अब कैसे है, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कैसे है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक यानी साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट
है। ठीक है, हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस हास्य है जिसकी सूंघने पर हंसी आती है। ठीक है, डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित, ठीक है, सुमेलित लिखिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर ऐसी उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए हम लोगों को उत्तर इसका देखना है। यहाँ पे हो जाएगा त्वचा कैंसर का हो जाएगा पराबैंगनीकरण। ठीक है, एक सेकंड। त्वचा कैंसर का हो जाएगा पराबैंगनीकरण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद जाएगा वैश्विक तापन का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापन का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपके लिए लाऊंगी फिजिक्स का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक लाते रहूँगी। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन लाभदायक लगे कि हाँ ये यूजफुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। अब वैसे ही मैं आपके लिए पर डे साइंस का क्वेश्चन लेके आती रहूँगी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी घटना चक्र के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।